नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी आरो यारों की तैयारी में। और अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं है साथियों। और एक और आपको अंदर की खबर दे दूं, और ये खबर है सिर्फ सूत्रों के हवाले से। पता चला कि मेरे ऊपर ही जा बिठा दो कि कभी जैसे मेरे एक मित्र हैं, उनके बारे में उन्होंने एक दो खबर ऐसी आयोग वाली दे दी, तो उसे पता चला कि उनको नोटिस इशू करवा दिया आयोग ने। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है वो इस बार मार्च में होगा। और अंदाज़ा क्या, लगभग लगभग तय ही है। बाकी तो देखते हैं आगे, मार्च में रहेगा। और मार्च के बाद आप देखोगे तो जून में इसका आर ओ का मेंस रहेगा। तो ये मैंने सोचा कि आपको एक जानकारी, एक बेसिक जानकारी है, सामान्य जानकारी दे दूँ। तो हमारी वही इतिहास की कड़ी चल रही है उसी में साथियों। तो हमारा मौर्योत्तर काल हो गया था, तो गुप्त काल से साथियों प्रारंभ करते हैं। और एक और मैं सूचना आपको दे दूं कि इस बार जो आपको पता होगा कि जो एनसीईआरटी में जो चेंजिंग आई है, जो सुधार हुए हैं, तो एनसीईआरटी जो बुक हैं उनमें से मुगल काल को, मध्यकालीन भारत में मैं इस बार लगभग जो अभी जो इसके बाद जैसे प्राचीन भारत के बाद जस्ट मैं करवाऊंगा, तो उसमें आपको मैं सिर्फ सल्तनत काल करवाऊंगा साथियों। मुगल काल बाद में मॉडर्न की बाद में करवाऊंगा। इस बार क्या है कि मुगल काल हटा दिया गया पूरी तरीके से एनसीईआरटी में से। तो अभी जो एक दो एग्जाम हुए हैं, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के भी एग्जाम हुए हैं, और आगे जो एक दो एग्जाम होंगे उनमें भी साथियों मेरी नज़र रहेगी या हमारी पूरी टीम की नज़र रहेगी। तो अभी तक तो मुगल काल से प्रश्न उठाया नहीं गया एक भी, जो जहाँ से तीन तीन चार चार प्रश्न पूछे जाते थे, 5 प्रश्न से कम पूछा ही नहीं जाता था, वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में आपको यूपी पेट का एग्जाम करवाया था, यूपी ट्रिपल एस सी ने जो करवाया है, तो उसमें भी साथियों आप देखो किसी भी पैट के एग्जाम में कहीं भी मुगल काल का एक भी प्रश्न नहीं है। सल्तनत काल से उठा रहे प्रश्न, लेकिन मुगल काल, क्योंकि मुगल काल एनसीईआरटी ने बिल्कुल हटा दिया, बाहर कर दिया मुगल काल का, वो ये नहीं है। अब जब वो हट गए, तो जैसा हम अंदाजा लगा रहे थे वही है कि यूपी ट्रिपल एस सी वाले इसमें पैट में, उसमें आपने देखा होगा कि संगम काल और मराठा काल यहाँ से प्रश्न उठा रहा है। तो मराठाओं का भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और संगम युग की दक्षिण भारत वाली, क्योंकि अभी मैंने जो राजनीतिक तो मैंने यहाँ करवा दिया, कल्चर वाला पोर्शन है जहाँ से उठाता है, तो वो भी मैं साथियों करवाऊंगा। राजनीतिक भी हमने विस्तार से करवाया है, इसीलिए मैंने कहा कि संगम युग विस्तार से करवाता हूँ। बाकी पहले क्या था कि संगम युग स्किप कर देते थे कि क्योंकि प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन इस बार कल्चर का भी मैं स्पेशल प्राचीन भारत की कल्चर की लगभग दो क्लास लूंगा, 2 या 3, 2 क्लास में मैं पूरा कल्चर करवाऊंगा, क्योंकि कल्चर से प्रश्न उठा ही रहा है साथियों। तो आप इस पर ध्यान देना। उसके बाद आज की क्लास साथियों, मैंने आपको बोला था गुप्तोत्तर काल हो गया, तो वो सॉरी, मौर्योत्तर काल हो गया। मौर्योत्तर काल के बाद आज इसे गुप्त काल प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं साथियों, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो गुप्त काल साथियों प्रारंभ करेंगे, गुप्त काल। और जैसे ही साथियों गुप्त काल और गुप्त वंश का जैसी चर्चा होगी, तो आप देखोगे कि सबसे पहले अगर हम नजर डालें, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा कि गुप्त काल का सबसे पहले प्रश्न क्या होता है, कि गुप्त काल का सबसे पूछने, गुप्त काल का संस्थापक कौन था। सबसे पहले संस्थापक ही तो संस्थापक में आप कह सकते हो कि सबसे पहले, जैसे अभी हमने कुषाण करवाए थे, कनिष्क की चर्चा हुई, कनिष्क से ज्यादातर जो कुषाण युग से, या तो अ, आप कह सकते हो कि बिम्बकर्ण फिर से पूछता है, क्योंकि उसका जो सोने, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए उसके में चर्चा होती है। और कुषाण का मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्बोध संधि थी कुषाण के काल में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उसमें आप बौद्ध धर्म, आपको कल विस्तार से करवाया था इससे पिछली क्लास में, कि उसे 2 भागों में बौद्ध धर्म को विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान में। तो ये सब साथियों इस वजह से वहाँ से एक महत्वपूर्ण, जैसे कनिष्क का जो शासन काल है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, तो उससे सामाजिक और कल्चरल वहाँ से प्रश्न उठा लेता है। तो कुषाणों का, अब गुप्तों की जैसी चर्चा होगी, तो गुप्त क्या थे, कुषाणों की सामंत थे साथियों। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसी चर्चा होगी तो ये कुषाणों के सामंत थे, गुप्त, कुषाणों के सामंत, सामंत थे। और जब ये गुप्तों की चर्चा होगी तो ये कुषाणों के सामंत थे। और संस्थापक की, जैसे तुरंत एक दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि संस्थापक कौन था इसका, गुप्त काल का। तो संस्थापक की चर्चा होगी, तो संस्थापक में साथियों आएगा श्रीगुप्त। सबसे पहले श्रीगुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की, या गुप्त वंश की स्थापना की साथियों।
तो ये आपको एक जैसे बेसिक अगर सामान्य जानकारी अगर किसी से पूछो तो बोले गुप्त काल के बारे में बताओ, तो सबसे पहले क्या बोलता है कि श्रीगुप्त इसका संस्थापक था, इसे स्वर्ण युग बोला जाता है। ये तो सब बता देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिरकार जो गुप्त युग है उसे स्वर्ण काल क्यों बोला जाता है, स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है। स्वर्ण काल की चर्चा होती तो गुप्तों की चर्चा क्यों होती है साथियों। तो उसमें आप देखोगे कि जो स्वर्ण युग बोला जाता है, ये सब मैं आज आपको कॉन्सेप्ट विस्तार से करवाऊंगा। शुरुआत में क्या है कि मैंने जैसे ही अभी तो जैसी चर्चा होगी तो सबसे पहले जानकारी के स्रोतों की चर्चा होगी साथियों। हमारा वही जो मैंने आपको बताया था कि अप्रोच वही रहेगी। सर्वप्रथम जानकारी के स्रोतों की चर्चा होगी, उसके बाद फिर जो प्रमुख शासक है उनकी चर्चा होगी, और उसके बाद साथियों आपको ईपीसीएस जो मैंने करवाया था कि वही रहेगा हमारा अप्रोच में। अगर चर्चा करें तो ईपीसीएस वाला कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल क्रम से आपको बताया जाएगा गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था क्या थी, गुप्त काल की जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसकी पर चर्चा होगी, गुप्त काल की सांस्कृतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा होगी। तो ये क्रम रहेगा साथियों, क्योंकि शुरुआत से हमने आपको बताया था कि हमारा यही रहेगा। और इसी को अगर आपको, और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरुआत में विस्तार से समझाया था कि इसका क्या मतलब होता है, ईपीसीएस हम क्यों पढ़ते हैं ये सब। तो जैसे ही अब देरी न करते हुए हम सीधे सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं साथियों। तो जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। और जब साथियों जानकारी के स्रोत की जैसे ही चर्चा होगी, तो जानकारी की स्रोत में मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट में हम डिवाइड करके अब तक पढ़ते आ रहे थे जानकारी की स्रोतों को। लेकिन यहाँ साथियों तीन पार्ट में अगर डिवाइड करो तो हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा अगर हम कहें जो कहें कि वैसे तो साहित्यिक में ही आ जाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा अलग से बना देते हैं कि विदेशी यात्रियों का विवरण, जहाँ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। तो सबसे पहले साथियों हम आ जाएंगे यहाँ पे जानकारी की स्रोतों में साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। नोट करते चलना साथियों, ये पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, और जब पुरातात्विक हो जाएंगे उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशियों का विवरण या विदेशियों का विवरण, विवरण। तो ये साथियों मैंने आपको एक खाका तैयार करके आपको बता दिया कि ये जो स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो साथियों बिना उसके सीधे सीधे हम आते हैं जो जानकारी के स्रोतों वाला, अगर हम विस्तार से अगर आपको हम करवाएं तो सीधे जैसे ही चर्चा होगी तो जानकारी के स्रोतों में, जानकारी के स्रोत के स्रोत, तो उसमें आप देखोगे सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों की साथियों चर्चा करते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक, साहित्यिक में साथियों वो कौन कौन से आएंगे, तो ये एक पॉइंट बनाकर आप जैसे तीन पॉइंट जो तीन पॉइंट हैं वो महत्वपूर्ण है, वहां से आयोग प्रश्न उठा लेता साथियों। तो वही जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था कि अगर वैसे देखा जाए तो इतिहास, मैं आपको पहली क्लास में शुरुआत में जब मैंने आपको एक इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास को कैसे जाने या इतिहास को पढ़ने की, उसी समय भी मैंने आपको बताया था कि इतिहास विस्तार से अगर पढ़ना चाहो तो एक एक टॉपिक पे दो दो चार चार बुकें हैं। अगर आप देखोगे तो सिंधु सभ्यता अकेले पर आपको कम से कम 5 से 10 बुकें मिल जाएंगी, और अलग अलग लेखों की, और इतनी मोटी मोटी। लेकिन हमें क्या सेलेक्टिव पढ़ना है, हमें कोई यहाँ विद्वान नहीं बनना, किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में हमें विद्वान बनना हो। हमें आयोग के लिए पढ़ना है, हमें आर ओ के लिए, हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है साथियों। तो उसमें सीधे सीधे पॉइंटों में सबसे पहले विशाख दत्त का, विशाख दत्त, विशाख दत्त का नाटक, दत्त का नाटक, नाटक देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम। ये साथियों देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक नाटक है विशाख दत्त का, जिससे गुप्त युग के बारे में, गुप्त काल के बारे में साथियों जानकारी मिलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है साथियों कि कालिदास की, कालिदास, कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं। अब साथियों कालिदास की रचनाओं में कौन कौन सी आ जाएंगे, अगर हम जैसे करें तो जैसे कालिदास की रचनाओं में सबसे पहले मेघदूत आ जाएगी, मेघदूत है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, आप कह सकते हो। उसके बाद ऋतु संहार आ जाएगी, कुमार संभव आ जाएगी। तो अगर जैसे हम करें तो मेघदूत, मेघदूत, ऋतु संहार,
आप कह सकते हो ऋतु संहार संहार। और अगर आप कह सको तो ऋतु संहार के बाद कह सकते हो कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव। और अगर नोट करना चाहो तो साथियों उसमें आप कह सकते हो अभिज्ञान शाकुंतलम। और अगर मेघदूत तो मैंने करवाई दी, मेघदूत हो गया। और मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्र। तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ वैसे। तो सबसे पहले मेघदूत हो गई, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव सॉरी। और उसके बाद साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम। तो ये कुछ ऐसे जो ग्रंथ हैं कालिदास के जिनसे गुप्त काल के बारे में साथी सूचना मिलती है, तो इस पे ध्यान देना है। उसके बाद जैसे ही हम जैसी चर्चा करें तो उसके बाद आ जाएगा वात्सायन का काम सूत्र। यहाँ से भी साथियों आपको वात्सायन, वात्सायन या सॉरी वात्सायन, वात्सायन का काम सूत्र, काम सूत्र। तो ये भी साथियों इस पे भी आप देख सकते हो कि इस पे भी जैसे चर्चा होती है तो आप देख सकते हो वात्सायन के काम सूत्र की चर्चा होगी। तो ये साथियों आपको कुछ नहीं, बस आपको एक ना कि ध्यान रखना है हर मामले में। जैसे कुछ पॉइंट हैं जिनसे आयोग प्रश्न उठा ही लेता है, तो इनको आप देखते रहोगे तो जो जहाँ तक है क्योंकि कल्चर से उठा ही रहा है। और गुप्त काल से मुझे उम्मीद है कि गुप्त काल को मैं इसीलिए बड़े आराम से और बड़े धीरे धीरे आपको बताता जा रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा आयोग। क्योंकि गुप्त काल को जैसे स्वर्ण युग की चर्चा अभी मैंने कल इससे पहली वाली क्लास में कुषाणों की जब चर्चा हुई थी तो मैंने आपको सिल्क रूट के बारे में बताया था। तो सिल्क रूट के बाद जैसे ही सोने की चिड़िया की चर्चा होगी कि भारत सोने की चिड़िया, मैंने बताया था कि भारत सोने की चिड़िया उस समय से क्यों बोला जाता था। तो इसीलिए बोला जाता कि वहां से जो कुषाण युग से जो सिल्क रूट पर अधिकार वाला जब से वो प्रारंभ होता है गुप्त काल में, वो विस्तार से चला आता है, विस्तार से चलता है साथियों। तो विस्तार से जब गुप्त काल पे जब चर्चा होगी तो गुप्त काल में जब सिल्क रूट पर आधिपत्य रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि मध्यस्थता की भूमिका निभाता है भारत। तो जब कुषाण युग से जब लगातार मध्यस्थता की भूमिका पूरे गुप्त काल में आपको सिल्क रूट पर इन्हीं का अधिकार रहेगा, भारत का ही। तो मध्यस्थता की भूमिका, और मध्यस्थता की भूमिका रहेगा तो कुछ कर, कुछ टैक्स या कुछ अपना वो तो लेगा ही लेगा, जिसे कहते हैं सेवा शुल्क। तो हर चीज में भाई इसमें कौन सी बात है, मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाओ ना। तो उसी से तो भारत में सोना आएगा, आप कह सकते हो कि सोना बेशुमार सोना पहले से ही भारत में, सोना तो शुरुआत से ही रहा है। भारत में स्वर्ण खाने भी हैं, कर्नाटक में आप देखो उसके बाद। और आप डायमंड की जब चर्चा होगी तो सबसे पहले पन्ना बोला ही जाता है, डायमंड के लिए एमपी का जो पन्ना जिला है वो मशहूर है। तो ऐसे ही साथियों सोना आएगा उस समय, सोना, क्योंकि अब हर चीज जैसे कि अब कर के रूप में, बाकी मुद्रा तो पता नहीं किसकी मुद्रा किस तरीके से, तो मुद्राओं में इतना वो नहीं होता था, तो वो स्वर्ण, भारत स्वर्ण लेता था कि देखो हमें इस तरीके की अगर आपकी मध्यस्थता निभानी है तो हमें इतना पैसा चाहिए भैया, हमारा ये से वो है। तो उससे सोना आएगा, तो भारत में उस तरीके से इतना सोना आया। इससे सिल्क रूट पर अधिकार विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बाद जैसे गुप्त काल की होगी। इसी में साथियों अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे साथियों आप लिख सकते हो कि शुद्रक मत्स्यकटिकम, शुद्रक एक और रह गया इसमें, और रहती है शुद्रक, शुद्रक कृत मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, कटिकम। तो ये साथियों आपको ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं या कह सकते हो कुछ ऐसी रचनाएं कि जिनसे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको साहित्यिक स्रोत हो गए या साहित्यिक स्रोत हो गए। इसके बाद जैसे ही हम साथियों आगे बढ़ें तो हम आ जाते हैं साथियों पुरातात्विक स्रोतों पर। इसके बाद जैसी चर्चा होगी तो हम पुरातात्विक स्रोतों पे आ जाते हैं। तो सीधे साथियों यहाँ से हम पुरातात्विक स्रोतों पर आ जाएंगे। पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, स्रोत नोट करते चलिए साथियों, नोट करते चलिए। तो मैं आपको बता दूं पुरातात्विक स्रोतों में साथियों, अगर पुरातात्विक स्रोतों में हम पॉइंट बनाए तो आपको इसमें भी वही मैंने बताया था कि 3 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो 3 पे ये ध्यान रखना। तो 3 पे सबसे पहले साथी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि समुद्रगुप्त के काल में या समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जिसे हरिसेन ने लिखा था। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त, समुद्र जैसी साथियों चर्चा होगी तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त
की प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, प्रशस्ति, प्रशस्ति, ये कुछ नहीं था साथियों, एक ताम्रलेख था, इस पे लिखा हुआ था, इसे प्रशस्ति बोला जाता है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी आप कह सकते हो कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है या जो लेखक हैं वो हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन ने लगवाई थी, हरिसेन, तो हरिसेन कृत कह सकते हो आप, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी, या समुद्रगुप्त का एक अभिलेख जिसे बोला जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति हो गई। दूसरा साथियों हम अगर जैसे ये करें तो दूसरे में अगर आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हो कि स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, तो सीधे सीधे स्कंदगुप्त, स्कंद गुप्त का भीतरी, भीतरी नामक जगह साथियों, भीतरी स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। और जैसे ही समुद्रगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जो स्कंदगुप्त है इसी का जूनागढ़ अभिलेख साथियों, इसी का स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भी आप लिख सकते हो, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख। तो साथियों अगर थोड़ा बहुत जैसे आपको समझ में ना आए कि कौन सा शब्द क्या है तो मैं बोलता जा रहा हूँ इसीलिए साथ साथ, तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके को जो क्या लिखा हुआ है। तो मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर दूं कि पुरातात्विक स्रोतों में साथियों सबसे पहला है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की, रचना भी आपको जैसे लिख दूं, रचना हरिसेन ने की। इस पर विस्तार से प्रयाग प्रशस्ति के बारे में विस्तार से मैंने एक पॉइंट दे रखा है, तो उसमें साथियों में पीपीटी बनवा दी है, तो कल की क्लास में जहाँ तक है कि कल की क्लास में इस पर प्रयाग प्रशस्ति पर चर्चा हो। दूसरा साथियों स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, और स्कंदगुप्त का ही साथियों जूनागढ़ अभिलेख। तो ये कुछ जो 3 पॉइंट हैं उनमें आप कह सकते हो पुरातात्विक। बाकी जो पुरातात्विक शुरुआत से चले आ रहे हैं साथियों वो भी आप लिख सकते हो कि सिक्के, सिक्के और स्थापत्य या स्थापत्य, स्थापत्य में साथियों आ जाएगा कि ये कह सकते हो कि मंदिर आ जाएंगे, और मंदिर क्या जैसे मूर्ति और सबकी चर्चा हो जाएगी, तो जैसे मंदिर आ जाएंगे क्योंकि गुप्त काल में मंदिरों की सर्वप्रथम जो अब आपको मैं बताऊं कि सर्वप्रथम मंदिर के साक्ष्य जो मिलते हैं वो गुप्त काल से मिलते हैं। तो कल्चर के और मेन जो स्वर्ण काल बोला जाता है वो कल्चर और सामाजिक के आधार पर इसे स्वर्ण काल बोला जाता है। ये नहीं कि स्वर्ण काल का मतलब ये कि सोना इतना आ गया कि सर्वाधिक सोना गुप्त काल में मिलता था, ऐसा कुछ नहीं साथियों। इसे स्वर्ण युग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि गुप्त काल में, और गुप्त काल को जो स्वर्ण युग बोला जाता है वो सांस्कृतिक आधार पर कह सकते हो, मेन कह सकते हो आप कि संस्कृति के आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है, संस्कृति के आधार पर और सामाजिक आधार पर। तो इसे ये नहीं कि स्वर्ण युग बोल दिया तो सोना आता था सर, तो सर्वाधिक सोना गुप्त काल में आता था तो वो इससे आप बोल सकते हो कि उसी गुप्त काल को स्वर्ण युग, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक, जो आप कह सकते हो सामाजिक उत्थान या सामाजिक व्यवस्था या संस्कृति में आप देखोगे मेन सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया संस्कृति की चर्चा हुई तो यहाँ से मंदिर के साथ सर्वप्रथम मिले गुप्त काल से, तो इसीलिए बोला जाता है मंदिर मूर्तियाँ ये सब, तो ये पुरातात्विक स्रोतों में साथियों आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही हम इससे आगे बढ़े तो आप देखोगे कि जब चर्चा होगी तो हमने एक पॉइंट जो बनाया था कि विदेशी यात्रियों वाला, तो उसकी जैसी ही चर्चा होगी तो आप देखोगे कि विदेशी यात्रियों की चर्चा हो तो यहाँ पे विदेशी यात्रियों का विवरण, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, विदेशी यात्रियों का, यात्रियों का विवरण, विवरण, विवरण। तो ये साथियों विदेशी यात्रियों का विवरण हो जाएगा। इसमें आप देखोगे विदेशी यात्रियों के विवरण में साथियों आप देखोगे तो आपको 2 नाम मिलेंगे। 2 नाम क्या है कि एक तो फायान का विवरण मिलता है, एक ह्वेनसांग का विवरण मिलता है। तो जैसे पहला पॉइंट अगर साथियों हम दें तो फायान, फायान का विवरण, फायान का विवरण, विवरण। और दूसरा अगर हम पॉइंट दें साथियों इसी में तो ह्वेनसांग का, ह्वेनसांग का विवरण, का विवरण, विवरण।
तो ये साथियों आपको देखने को मिल जाएगा जो हेनसांग वाला विवरण, ये 1 सेकंड, हेनसांग का विवरण, ये साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हैं जो जहाँ से हमने आपको बताया था कि जो पुरातात्विक स्रोतों या जानकारी स्रोतों की जैसी चर्चा होगी, तो उसपे आपको साथ ही ये सब देखने को मिलेगा कि महायान का विवरण, उसके बाद ह्वेनसांग का विवरण। इससे आगे जैसे साथियों हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम करवाएँगे साथियों आपको प्रमुख शासकों की चर्चा होगी, कि प्रमुख शासकों की जैसी चर्चा होगी तो प्रमुख शासकों में शुरुआत अगर हम वही संस्थापक श्रीगुप्त से करेंगे, और श्रीगुप्त के बाद साथियों दूसरा जो शासक आता है, वैसे तो श्रीगुप्त का पुत्र आता है घटोत्कच, तो जैसे उसकी चर्चा होगी कि घटोत्कच की जैसी चर्चा हो, लेकिन घटोत्कच को क्या है इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं माना जाता साथियों। तो घटोत्कच इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं है, तो उसके बाद जैसे ही उसकी चर्चा हो तो उसकी चर्चा क्या, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता साथियों, जब प्रश्न ही नहीं उठाता तो उसका घटोत्कच की चर्चा क्या ही करना। बाकी जैसे श्रीगुप्त के बाद जैसी चर्चा होगी तो श्री के बाद घटोत्कच को न करके फिर हम करेंगे साथियों चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम बोलते हैं। उसके बाद तीसरा शासक साथी आएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से साथियों ज्यादातर प्रश्न तो उठाए जाते हैं क्योंकि उसकी क्या कुछ नीतियां थी कि अलग अलग तरीके से आप देखोगे कि राज्य प्रसवोद्धरण की नीति, राज्य मोक्षानुग्रहण की नीति, और आठविक जनजातियों को आपके जो आठविक जनजातियां मैंने आपको बताया था उस समय से भी आठविक जनजातियों की जो कहते हैं आक्रमण वो था, तो उन्हें दंड देने, अशोक के काल में भी आठविक जनजातियों के लिए वो लेख लिखता है, उनके लिए चेतावनी लिखता है। तो साथ ही वही आपको जैसे वो मिलेगा कि आठविक जनजातियों के लिए स्पेशल उसकी नीति होगी। आप कहेंगे दक्षिण के जो राजा हैं उनकी जो दक्षिणी राज्य हैं उनके लिए आप देखोगे कि उन्हें जीत कर फिर उनका राज्य वापस दे दिया, उनसे कर या उनसे जो सोना या जो धन की प्राप्ति की और फिर वापस आ जाएगा। तो उसकी क्या है कि उसकी जो 5 या 6 प्रकार की ऐसी नीति थी जो उसकी अलग अलग जगह अपने जो उत्तर उत्तर भारत के राज्य थे या आर्यावर्त के जो राज्य थे उनको पहले जीत कर अपने राज्य में मिलाना, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि राज्य प्रसवोद्धरण वाली नीति। तो अलग अलग तरीके से उसकी कई जैसे राज्यों के हर राज्य के हिसाब से या हर क्षेत्र के हिसाब से उसकी अलग नीति थी, इसीलिए उसे जो आप कह सकते हो कि एक यूरोपीय जो लेखक हैं या यूरोपियन जो राइटर हैं उनका नाम मैं बताऊंगा, तो उसको उनको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। लेकिन जैसे ही साथियों नेपोलियन की चर्चा हुई तो आप देखोगे कि नेपोलियन और समुद्रगुप्त में आप कह सकते हो कि बहुत अंतर है, फर्क जैसे हो रहा है। नेपोलियन क्या है कि नेपोलियन हारा भी था, लेकिन समुद्रगुप्त भारत का ऐसा शासक है जो कभी हारा नहीं, जिसने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया साथियों। अजेय जो बोला जाता है ना, अजेय शब्द जिसके लिए अगर प्रयोग किया जाए तो वो समुद्रगुप्त था साथियों। तो अजेय शासक अगर कोई बोला जाएगा तो वो समुद्रगुप्त होगा साथियों। तो बिना देरी करे हम आगे जैसे ही बढ़े तो सबसे पहले प्रमुख शासकों की चर्चा होगी, और अजेय शासक में भी अगर दूसरा अगर इन दोनों का मैं उस समय करवाऊंगा साथियों, तो प्रमुख शासक, और जब गुप्त काल के प्रमुख शासकों की चर्चा होगी तो सबसे पहला शासक आएगा साथियों श्रीगुप्त। और बिना देरी के मैं आपको बता दूं कि संस्थापक था गुप्त काल का, ये आपको मैंने शुरुआत में ही कराया, संस्थापक हो गया। दूसरा अगर हम देखोगे तो आप कह सकते हो कि इसने जैसे दूसरा अगर गुप्त काल में आपको देखा जाए तो इसमें मेन जैसे ही शासकों की चर्चा होगी तो इसमें उपाधियां, हर शासक ने की आपको उपाधियां मिलेंगी, उपाधियों से प्रश्न उठा रहा है आयोग उपाधियों से जरूर प्रश्न उठा रहा है, तो उस पर साथियों विशेष ध्यान कर दे के चलना है। तो श्रीगुप्त की जो उपाधि थी वो महाराज महाराज की उपाधि धारण की। तो साथियों महाराज की उपाधि की चर्चा होगी, और जैसे ही अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि एक इत सिंह करके इसके एक जैसे होता है ना, इत सिंह करके एक रचनाकार या एक इत सिंह करके जो लेखक हैं वो नजर आएंगे। तो उनके विवरण से इत सिंह के एक पॉइंट यहाँ से पूछा गया साथियों ये प्रीवियस ईयर में, कि इत सिंह के विवरण से पता चलता है कि विवरण से पता चलता है कि कि इसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया, एक मंदिर का
निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। तो साथियों जैसे इससे पहले जितनी भी क्लास हुई हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें आज तक आपने जितनी भी जैसे इस विस्तार से जब हम पाषाण काल से करते आ रहे हैं, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक युग, वैदिक युग के बाद साथियों अगर आपको जैसे चर्चा हो तो वैदिक युग के बाद आप कह सकते हो कि उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद आप देखोगे कि महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद हमने मौर्य काल किया, और मौर्य युग के बाद साथियों आप देखोगे कि मौर्य युग की जैसी चर्चा हुई तो मौर्य युग के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मौर्योत्तर काल करवाया। लेकिन आज तक आपने सुना कि कहीं भी मंदिर के बनाने के निर्माण के साक्ष्य मिले हों? नहीं मिले ना। और गुप्त काल में पहला ही शासक ऐसा है श्रीगुप्त, जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये साथियों यही मंदिर का निर्माण, तो सर्वाधिक सबसे पहले कह सकते हो कि मंदिर के साक्ष्य गुप्त काल से प्रारंभ होंगे, या सबसे पहले मंदिर बनना जहाँ से प्रारंभ हुआ साथियों, तो आप कह सकते हो कि मंदिर बनना जहाँ से प्रारंभ हुआ वो गुप्त युग था। तो गुप्त जैसे ही अगर प्रश्न आए मंदिर पे तो आप कह सकते हो कि इससे पहले मंदिर के साक्ष्य नहीं है, मंदिर के साक्ष्य गुप्त युग से ही प्रारंभ होते हैं। एक और पॉइंट अगर हम आप लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि इसके बाद या उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं, इसका इसके बाद शासक, और बाद शासक उत्तराधिकारी बोल सकते हैं साथी, उत्तराधिकारी अगर बोलना चाहे तो आप कह सकते हो कि इसका उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, अधिकारी, जब इसके उत्तराधिकारी की चर्चा हुई साथियों तो इसका उत्तराधिकारी था घटोत्कच, घटोत्कच, घटोत्कच। लेकिन साथियों आपको पता चलेगा, आप देखोगे कि जैसे ही घटोत्कच की जैसे चर्चा होगी तो घटोत्कच जैसे आप देख सकते हो तो घटोत्कच कोई ज्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं था। कुछ दिन शासन किया, कोई परिवर्तन नहीं किया, सेम अपने जो अपने पिता से जो आप कह सकते हो विरासत मिली थी उसी के आधार पर जैसे करवाने लगा, जो शासन करने लगा, तो उसमें कोई भी परिवर्तन, और यहाँ से प्रश्न भी नहीं पूछता। उसके बाद जो शासक आता है साथियों वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम। और जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम का आप कह सकते हो कि सबसे पहले उसमें आप चर्चा होगी, उसमें आप देखोगे साथियों कि जो वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक जो बोला जाता है गुप्त काल का, वो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा साथियों। तो जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जैसी चर्चा हो, चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा हुई, तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है विक्रमादित्य, उसके बारे में भी तीन चार पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे तीन चार पॉइंटों पर साथियों आपको नजर रखनी है, क्योंकि मेन जैसे प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम से भी इतना नहीं प्रश्न पूछता, प्रश्न पूछता है समुद्रगुप्त से और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से, कह सकते हो। तो पर फिर भी चंद्रगुप्त प्रथम है वो उसे कुछ पॉइंटों के लिए जैसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कह सकते हो पॉइंट हैं। तो अगर जैसे टाइम पीरियड तो पूछता ही नहीं, इसलिए मैं टाइम पीरियड किसी शासक का करवा भी नहीं रहा। लेकिन अगर टाइम पीरियड पूछने भी लग जाए तो चंद्रगुप्त जैसे अगर बताना चाहो तो वैसे आज तक अब जो प्रश्न जितने भी आयोग जैसे प्रश्न जो बना रहा है, तो हो सकता है कि कांस्टेबल में आप हो सकते कांस्टेबल और इन जैसे छोटी छोटी एग्जामों में भले टाइम जैसे टाइम के बारे में पूछ ले, नहीं बाकी अदर जो एग्जाम हुए हैं या यूपी ट्रिपल एस सी के भी जितने भी एग्जाम हैं उनमें टाइम पीरियड तो अब पूछता ही नहीं है कोई, ज़्यादातर सबने वो कर दिया क्योंकि टाइम पीरियड में से प्रश्न ऐसा उठता ही नहीं है, तो उसके बारे में पूछ नहीं किया। लेकिन अगर जैसे फिर भी अगर चंद्रगुप्त जैसे इससे नेक्स्ट अगर हम चलें सीधे उस पॉइंट पे आते हैं साथियों, हम श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बारे में कुछ ऐसा है ही नहीं क्योंकि सेम उसी पे था। तो दूसरा साथियों जो महत्वपूर्ण शासक है वो चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएगा, चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम। प्रथम से आप साथियों ऐसे प्रथम समझ रहे हो ना, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। इसकी साथियों जैसे चर्चा करें तो अगर जैसे सन वैसे टाइम पीरियड पूछता नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि 300 अगर पूछे भी तो ऐसे पूछता नहीं है, पर बता दूं आपको, यानी पता चला आपको सोचें अरे गुरु जी को तो खुद नहीं पता होगा टाइम, तो कैसे पता सब है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। अब लिखो तो लिखने को अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो कि 319 ईस्वी से 350 ईस्वी इसमें इतना शासन किया था, तो ये कहीं भी कहीं जैसे मिल जाता है। लेकिन मेन अगर जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि सबसे पहले पहला पॉइंट अगर इसमें आ जाए तो इसने, और 319 में मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें जो मैंने इससे पहले जो मौर्योत्तर काल में जो कुषाण वंश में आपको करवाया था कि शक शासक
या शक संवत का जो प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में, ऐसे इसने चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य ने 319 में अपना राज्याभिषेक किया, अपना राज्याभिषेक विषेक किया, और गुप्त संवत प्रारंभ किया, साथियों, प्रारंभ किया। तो वहां क्या था, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ होता है, जो मौर्योत्तर काल में मैंने आपको करवाया था। ऐसे ही चंद्रगुप्त प्रथम था विक्रमादित्य, इसने अपने राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक 319 ईस्वी में किया। 319 ईस्वी साथियों, ईस्वी है ये, ईसा पूर्व नहीं है अब साथियों, बीसी नहीं है, ये एडी है, और एडी ईस्वी प्रारंभ हो गई है, तो ईस्वी में चलते आ रहे। तो 319 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक किया और गुप्त संवत साथियों प्रारंभ किया। इसके बाद इसकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वो उसकी चर्चा होती है उपाधि की, तो इसकी उपाधि साथियों महाराजाधिराज महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो साथियों महाराजाधिराज की ये उपाधि धारण करेगा, क्योंकि यहां से उपाधि से प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था कि इसने लिच्छवी के जो नरेश हैं, या लिच्छवी की जो राजकुमारी, लिच्छवी जनपद में आपको करवाता रहा हूँ, महाजनपद भी था लिच्छवियों की। आप देखो तो बौद्ध धर्म से भी लिच्छवियों का संबंध आता है। उसके बाद नागसेन ये सब जो करवाया था, उससे भी लिच्छवी की चर्चा होती है। तो इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया सबसे पहले। अगर यहाँ पे इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, ये साथियों आप नाम ध्यान रखना, कुमार देवी से विवाह किया। तो विवाह करेगा साथियों कुमार देवी से। और जब कुमार देवी से, इतना महत्वपूर्ण क्यों बना ये जो कुमार देवी से विवाह किया, क्योंकि जो कुमार देवी, रुको मैं कलर चेंज करके साथियों में अगर आपको बताऊं, तो जो कुमार देवी थी, इसी से साथियों आप देखोगे कि इसी से समुद्रगुप्त का जन्म होगा। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त की जो माँ थी वो साथियों कुमार देवी थी, तो समुद्रगुप्त का जन्म होगा। और समुद्रगुप्त को इसीलिए, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, तो जब समुद्रगुप्त का जन्म होगा तो समुद्रगुप्त को साथियों लिच्छवी दौहित्र बोला जाएगा। तो ये पूछ लेता साथियों, तो मैं यहाँ से आपको लिख दूं, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बोला गया। दौहित्र बोला गया। तो साथियों मैं एक बार रिपीट अगर आप कर दूं, तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो प्रथम था, उसने 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया और गुप्त संवत प्रारंभ किया। उसके बाद दूसरा, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तीसरा अगर पॉइंट साथियों आप देखोगे, तो तीसरा पॉइंट मैंने अभी आपको करवाया कि इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इसी कुमार देवी के द्वारा आप कह सकते हो, या कुमार देवी से समुद्रगुप्त नामक इसका पुत्र हुआ, जिसे मैं अभी समुद्रगुप्त की जो चर्चा कर रहे थे, महान प्रतापी राजा था। उसके बाद साथियों आप देखोगे कि समुद्रगुप्त जो इसका बेटा था, उसको लिच्छवी दौहित्र बोला गया। लिच्छवी दौहित्र क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, इसीलिए इसे लिच्छवी दौहित्र बोला गया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया साथियों समुद्रगुप्त के बारे में, तो मैंने जब यहाँ पे चर्चा हुई तो मैंने यही करवा दिया। जैसे इसकी माँ की चर्चा हुई तो मैंने आपको यही बता दिया कि लिच्छवी दौहित्र से बोला गया। जैसे ही साथियों अगर इससे नेक्स्ट अगर मैं हम जाएं, तो एक पॉइंट पे जैसे ही हम जाएं तो आप कह सकते हो कि जो गुप्तों के एक जो इसका जो एक पॉइंट और है, क्या कह सकते हो कि जो गुप्तों में प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि गुप्तों में प्रथम शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए साथियों, चांदी के सिक्के चलाए। तो ये प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए साथियों।
उसके बाद एक और जैसे वो मैंने करवाया कि नहीं, जो वास्तविक संस्थापक वाला था, अभी नहीं करवाया। तो यहाँ पे साथियों एक और पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखें तो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इसे, संस्थापक। मैंने वैसे बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये अभी लिखा नहीं गया है तो आप कह सकते हो। तो साथियों जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, उसकी जहाँ तक आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जैसी जानकारी हो तो उसमें आप करवा सकते हो। कि मेन मैंने आपको बताया, अभी जैसे करवाया तो उसमें आप देख पा रहे होंगे, या मैंने जैसे एक बार करवाया तो एक बार अगर रिपीट करूँ तो बार बार जैसे होता है ना कि इसे क्या गुप्त युग में से प्रश्न उठाता है, इसीलिए मैं आपको बार बार थोड़ा धीरे धीरे और उस पॉइंट टू पॉइंट आपको जैसे समझाता जा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ। क्योंकि जैसी चर्चा होगी तो आप कह सकते 319 में जैसे होता है कि गुप्त संमत की चर्चा होती है, तो आप कह सकते 319 ईस्वी में इसने राज्याभिषेक किया, और उसी के आधार पर या उसी की वजह से राज्याभिषेक के समय ही इसने अपना जो गुप्त संमत है वो प्रारंभ किया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम ने। तो ये साथियों आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद जैसे दूसरा पॉइंट की अगर चर्चा करें, दूसरे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे सब करवाई दिए। मेन जैसे 300 जो हो गया महाराजाधिराज की जो उपाधि है, उसके बाद इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। गुप्तों में शासक के चांदी के सिक्के चलवाए प्रथम शासक था। लिच्छवी द्वैत समुद्रगुप्त को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी माँ कुमार देवी थी, कुमार देवी से विवाह चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। तो ये हो गया साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े तो साथियों अब आ जाएगा जिसकी चर्चा हो रही है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जैसे ही चर्चा होगी तो साथियों, समुद्रगुप्त की मैंने आपको बताया था मेन उसमें, तो ये प्रमुख शासकों में ही साथियों रहेगा। तो जैसे ही हम आए तो ये गुप्त काल के प्रमुख शासकों में ही चल रहा है, ये हेडिंग यही रहेगा, प्रमुख शासक। अब आ जाएगा साथियों कि अब आ जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जैसी चर्चा होगी साथियों तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, मेन तो यही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। दूसरा पॉइंट अगर साथियों हम लिखना चाहें तो आप कह सकते हो कि अ, वैसे जैसी चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा, और आप जैसे पॉइंट अगर दूसरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि एक यथार्थवादी शासक था जो यथार्थ पर जीता था। बाकी इसे उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कैसे क्या था, लेकिन यथार्थवादी शासक, यथार्थवादी शासक था, यथार्थवादी शासक था। तीसरा पॉइंट साथियों अगर देखा जाए तो इसे इसकी उपाधियों की मैंने बताया था ना, उपाधि इसकी चार जैसे 3-4 उपाधियां हैं। एक तो होता है अश्वमेध पराक्रम। दूसरा साथियों जैसी चर्चा होगी उसकी तो आप कह सकते हो समर सथ करके एक उपाधि आती है। तो अश्वमेध पराक्रम भी नहीं पूछा गया, समर सथ भी नहीं पूछा गया। लेकिन जो तीसरी साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी जो उपाधि है सर्वराजोच्छेदा, ये कई बार पूछी गई है। और चौथी उपाधि तो पहला साथियों अगर हम कहें तो अगर अगर लिखना चाहो तो वो लिख लो, तो अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम। और दूसरी साथियों समर सथ, ये भी उपाधि हैं। तीसरी साथियों जो महत्वपूर्ण है वो है सर्वराजोच्छेदा, छेदा, सर्वराजोच्छेदा। और जो चौथी साथी वो है कांच की उपाधि, कांच की उपाधियां ग्रहण की, उपाधियां ग्रहण की। तो इसकी साथी जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि अश्वमेध पराक्रम और समर सत की उपाधि और सर्वराजोच्छेदा और कांच की उपाधि साथियों ग्रहण की इसने। तो इनमें अश्वमेध पराक्रम नहीं पूछा गया साथियों, समरसत भी नहीं पूछा गया, लेकिन सर्वराजोच्छेदा कई बार पूछा गया। तो ये महत्वपूर्ण है साथियों, आपको ध्यान रखना है। सर्वराजोच्छेदा और कांच की उपाधि, सर्वराजोच्छेदा और कांच की उपाधि साथियों कई बार पूछा गया, तो ये इस पर ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है अश्वमेध पराक्रम पूछे इस बार, समरसत पूछ ले साथियों।
तो पूछ लेगा तो सर्वराज्योच्छेद और कांच पे साथियों आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों आप कह सकते हो कि इसके बाद जैसे ही हम आए तो एक पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जैसे इसके होता है कि इसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में 12 राज्यों को पराजित किया, जैसे होता है 12 शासकों को पराजित किया। तो पूछ लेता कभी कभी, तो इसने इसने आर्यावर्त 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 मतलब उत्तर भारत साथियों, और दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त दक्षिणा दक्षिणावर्त। तो जब आर्यावर्त उत्तर भारत है तो साथियों अब दक्षिणावर्त क्या होगा, दक्षिण भारत। तो इसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासक आर्यावर्त उत्तर भारत में और 12 शासक दक्षिण भारत में शासकों को पराजित किया, शासकों को पराजित किया। तो अब साथियों बताओ कि इतना महान प्रतापी राजा, इतना बड़ा वीर योद्धा जिसे बोल सकते हो, या कैसे आप कह सकते हो कूटनीतिज्ञ, या हर मामले में इतना महान प्रतापी राजा, उसकी आप नेपोलियन से तुलना कर रहे हो। नेपोलियन की तो खुद की जो नीति थी वो खुद के पतन के कारण बनी, इसकी कोई ऐसी नीति नहीं थी जिसके पतन के कारण बनी। इसका एक छत्र राज्य चला था, ये अजेय राजा था। तो नेपोलियन इससे और उसके नीचे उस पर आता पायदान पे। लेकिन यूरोपीय लेखक थे, यूरोपीय लेखकों ने जैसा चाहा वैसा इतिहास को, जैसे बोलते हैं ना कि इतिहास को उस तरीके से आपको समझाना, तो जैसा चाहा उस तरीके से इतिहास को उन्होंने सबके सामने प्रेषित किया। तो यही साथियों आपको समझना है कि अब जैसी नेपोलियन की चर्चा होती है नेपोलियन के बारे में, तो नेपोलियन से आप समुद्रगुप्त की कंपेयर कैसे कर सकते हो। इसके आप कह सकते हो इसके समुद्रगुप्त की अगर बोला जाए तो नेपोलियन समुद्र के आसपास भी नहीं ठहरता, क्योंकि नेपोलियन कई बार हारा है। अब जैसी चर्चा होगी, जैसे वर्ल्ड अब हो सकता है कि इसमें ना करे, लेकिन जैसे आप मेंस में, जैसे यूपीपीसीएस के मेंस की चर्चा उसमें आप कह सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे अगर मुझे मौका मिला तो मेंस की जैसे बैच चला तो वर्ल्ड हिस्ट्री में विस्तार से बताऊंगा कि नेपोलियन का कहाँ कहाँ हारा। उसकी खुद की नीतियां उसकी खुद की हार का कारण बनी, उसके राज्य के पतन का कारण बनती हैं खुद की जो नीतियां हैं। लेकिन ऐसा समुद्रगुप्त के साथ कुछ था ही नहीं, ये अजेय राजा था अंतिम तक। आप देखोगे कि अजेय रहा, आज तक हारा ही नहीं, पूरे जीवन काल में वो हार का सामना नहीं करता। उसकी जो नीतियां हैं, मैं अब जैसे कल की क्लास में, आज की क्लास तो लगभग हो ही गई, कल की क्लास में साथियों में आपको करवाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि जो उसकी जो चर्चा होगी, उसकी जो नीतियां हैं, उस कह सकते हैं कि माइंड डेवलप आप कह सकते हो कि जो वर्तमान का जो कहते हैं ना मनीषी व्यक्ति या कूटनीति क्या कह सकते हो कि जो एक थिंक टैंक वो नहीं सोच पाता, उस तरीके की उसने नीतियां अपनाई। उसे पता था कि दक्षिण भारत के राज्यों पर वो अधिकार नहीं ज्यादा दिन कर सकता, लेकिन उसको दक्षिण भारत के राज्यों को मित्र राष्ट्र बनाना था। मित्र राष्ट्र का मतलब ये कि उन्हें हरा भी दिया और उनको सम्मान भी दे दिया उनका राज्य वापस करके। तो वो खुश हुए कि चलो जीत के बाद इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा शासक, तो उसे और खुश होकर धन धान्य और उन्होंने दिया। उसने धन और जो इतना आभूषण और स्वर्ण और ये सब दिए। तो जैसे ही साथियों आप देखोगे तो मेन चर्चा अगर इससे आगे हम देखें तो इससे आगे साथियों एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो इसके कह सकते हो कि इसके सैन्य अभियानों की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में होती है। इसके इसके सैन्य अभियानों की चर्चा, अभियानों की चर्चा या उल्लेख, इसके सैन्य अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति मैंने शुरुआत में करवाया था, प्रशस्ति हरिसेन कृत प्रशस्ति में मिलता है, प्रशस्ति में मिलता है। ये साथियों पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ये हटा देता हूँ क्योंकि एक पॉइंट मुझे आगे थोड़ा बढ़ाना है। इसके सैन्य अभियानों की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है साथियों। और अगर प्रयाग प्रशस्ति में सैन्य अभियान की मिलती है, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती साथियों। वो है कि इसके अश्वमेध, इसके कह सकते हो इसके अश्वमेध यज्ञ और इसकी मृत्यु का उल्लेख नहीं मिलता, इसमें का उल्लेख नहीं है साथियों।
तो ये साथियों प्रयाग प्रशस्ति में इसके सैन्य अभियानों की चर्चा तो होती है, इसकी बाकी राज्यों की आप कह सकते हो बाकी राज्यों की नीतियों की भी चर्चा होती है, लेकिन उसमें आप कह सकते हो कि इसमें अश्वमेध यज्ञ, एक तो अश्वमेध यज्ञ और इसकी मृत्यु का उल्लेख नहीं है साथियों। दो ऐसे इसके जीवन से जुड़ी हुई जो कह सकते हैं कि जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जिनका इसमें उल्लेख नहीं है। अगर पूछा जाए तो प्रयाग प्रशस्ति में वैसे मैं करवाऊंगा, प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा हो तो ये संस्कृत में लिखी हुई थी, संस्कृत में। इसके आगे साथियों आप देखोगे कि इसके आगे आगे जो मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे ही चर्चा होगी, हाँ वो यूरोपियन जो लेखक हैं उनका नाम ध्यान आ गया, विंसेंट स्मिथ। उन्होंने साथियों नेपोलियन से चर्चा की, तो ये मैं कल आपको करवाऊंगा। बाकी इसकी जो युद्ध नीतियां हैं और जो आप कह सकते हो अलग अलग राज्यों के उस पे आधार पर अलग अलग तरीके से जैसे ही उसने वो किया था, जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि उसने अलग अलग तरीके से जो राज्यों पर अधिकार किया, उत्तर भारत के लिए अलग नीति अपनाई, दक्षिण भारत के लिए अलग नीति अपनाई। तो उसी आधार पर आप देखोगे तो इसकी जो 4-5 नीतियां उनकी चर्चा होगी, तो वहां से भी साथियों प्रश्न उठा लेता है आयोग। तो मेन जैसी चर्चा होगी तो उसी के आधार पर आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। बाकी जो क्लास है वो बाकी समुद्रगुप्त से कल प्रारंभ करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि आज क्या है थोड़ी तबीयत भी नासाज, वो तबीयत सही नहीं हो पा रही, वो खांसी पूरी तरीके से नहीं ठीक हो पा रही, हल्का हल्का गले में वो रहता है, तो धीरे धीरे हो रहा है, कोई बात नहीं साथियों। तो कल की क्लास में हम लगभग लगभग क्या कोशिश करेंगे कि पूरा गुप्त काल ही वो कर लें, क्योंकि एक शासक और बचे हैं, स्कंदगुप्त की चर्चा होगी, समुद्रगुप्त की नीतियों के बाद स्कंदगुप्त की चर्चा होगी। स्कंदगुप्त के बाद जैसे ही साथियों हम इकोनॉमिक और उस पर आ जाएंगे, इकोनॉमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो जो महत्वपूर्ण है उन सब की चर्चा होगी। तो आज की क्लास को साथियों बिना देरी करे आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और साथियों लगे रहिए। मैंने आपको बता दिया, ये सूचना तो मैंने आपको दे दी यूपीपीसीएस वाली, जैसी चर्चा होगी तो यूपीपीसीएस वाली साथियों मैंने आपको दे दी। तो आज की क्लास को फिर यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं साथियों फिर कल, आपको इसी गुप्त काल के समुद्रगुप्त पर चर्चा होंगी। तो साथियों साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर साथियों, जय हिंद, राधे राधे।